गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फाउंडेशन इंजीनियरिंग में आज हम अपना टॉपिक कवर करेंगे डेफिनेशन ऑफ शैलो फाउंडेशन, टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन, डेप्थ एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। लेट्स स्टडी वन बाय वन। कंटेंट में डेफिनेशन ऑफ शैलो फाउंडेशन, टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन, डेप्थ एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। लेट्स स्टडी वन बाय वन। Shallow foundation. What is shallow foundation? A shallow foundation, according to Terzaghi, is one whose width is greater than its depth. Terzaghi के अकॉर्डिंग जो हमारी शैलो फाउंडेशन होती है उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इट्स डेप्थ। लेट अस सपोज जहाँ पे हमारे पास एक शैलो फाउंडेशन है, इसकी जो ये विड्थ है, ये क्या है, इसकी विड्थ है वो क्या है, सपोज करो 2 मीटर है और इसकी डेप्थ आएगी वो क्या है 1 मीटर। से हम कहते हैं शैलो फाउंडेशन। नाउ शैलो फाउंडेशन आर लोकेटेड जस्ट बिलो द लोअर पार्ट ऑफ वॉल और कॉलम विच दे सपोर्ट। शैलो फाउंडेशन क्या किया जाता है, शैलो फाउंडेशन को वॉल के लोअर पोर्शन पे या कॉलम के लोअर पोर्शन पे प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। फुटिंग और स्ट्रक्चरल मेंबर्स, फुटिंग के स्ट्रक्चरल मेंबर हैं जो आपकी ब्रिक वर्क्स, ब्रिक्स की बनी हो सकती हैं, मैशनरी वर्क्स की बनी हो सकती हैं, जहाँ कंक्रीट की हो सकती हैं। तो फुटिंग क्या करती हैं कि जो हमारे कॉलम्स जो हैं, जहाँ वॉल्स जो हैं, उन पे जो कॉलम्स या वॉल्स जो लोड कैरी कर रहे हैं उस लोड को इजीली ट्रांसमिट करती है इनटू द ग्राउंड एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ए लार्ज एरिया, और उस लोड को क्या करती है लार्ज एरिया पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। टाइप ऑफ शैलो फाउंडेशन, तो शैलो फाउंडेशन में पहला आएगा स्ट्रिप फाउंडेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्प्रेड और आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रैप और कैंटिलेवर फाउंडेशन, मैट और राफ्ट फाउंडेशन। लेट्स स्टडी वन बाय वन। स्ट्रिप फाउंडेशन, द फाउंडेशन हुज लेंथ, ध्यान दें यहाँ पे, ऐसी फाउंडेशन जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसकी बिर्थ से, उसे हम कहते हैं स्ट्रिप या कंटिन्यूस फाउंडेशन। ऐसी फाउंडेशन जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू इट्स बिर्थ, उसे हम कहते हैं स्ट्रिप फाउंडेशन या कंटिन्यूस फाउंडेशन। डायग्राम में देख लीजिए आप, जो एलिवेशन में देख लीजिए आप यहाँ पे, तो ये क्या है मेरे पास स्ट्रिप फाउंडेशन की डायग्राम जिसकी जो लेंथ है, ये इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू इट्स विड्थ, इसे हम कहते हैं स्ट्रिप फाउंडेशन। ओके। स्प्रेड और आइसोलेटेड फुटिंग, ए स्प्रेड फुटिंग इज प्रोवाइडेड टू सपोर्ट एन इंडिविजुअल कॉलम। स्प्रेड फुटिंग क्या करती है, एक इंडिविजुअल कॉलम को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ओके। नाउ नेक्स्ट, द स्प्रेड फुटिंग, जो हमारी स्प्रेड फुटिंग होगी वो आपकी सर्कुलर फॉर्म में हो सकती है, स्क्वायर शेप में भी हो सकती है, जहाँ रेक्टेंगुलर स्लैब के फॉर्म में हो सकती है जिसकी जो थिकनेस रहेगी वो यूनिफॉर्म रहती है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आता है समटाइम इट इज स्टैब्ड और हंज्ड टू स्प्रेड द लोड ओवर ए लार्ज एरिया। कई बार क्या किया जाता है कि जो हमारी स्प्रेड फुटिंग जो होती है उसको स्टेप्ड शेप में बनाया जाता है ताकि वो लोड को लार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। जहाँ पे देखिए आप डायग्राम में है तो ये स्ट्रिप फुटिंग की तरह इसके एलिवेशन आप देखोगे, लेकिन ये उसका बेस जो होता है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। वो कैसे होगा मैं जहाँ पे बताता हूँ आपको अच्छे से। सपोज करो जो आपका कॉलम आ रहा है कोई, उसकी जो फुटिंग बनी वो कैसे बनेगी, इस तरह, इसे कहते हैं स्टैब्ड, ऐसे। ऐसे इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पे एरिया बढ़ते जा रहा है। जहाँ पे सपोज करो 2 मीटर होगा तो जहाँ पे 3 मीटर आ जाएगा, तो जहाँ पे आएगा 4 मीटर। तो ये क्या कह रहा है, एरिया बढ़ रहा है, लार्ज एरिया बढ़ रहा है। ऐसे इससे क्या होगा, जो हमारा लोड आ रहा है वो लार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है। कंबाइंड फुटिंग, तो कंबाइंड फुटिंग सपोर्ट्स 2 कॉलम्स। कंबाइंड फुटिंग क्या करती है, 2 कॉलम्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। It is used when 2 columns are so close to each other that their individual would overlap.
कंबाइंड फुटिंग में भी रेक्टेंगुलर और ट्रापेजॉइडल इन चैनल। तो कंबाइंड फुटिंग क्या करती है, सपोज करो मेरे पास जहाँ पे मैंने ग्राउंड सरफेस है, जहाँ पे मैंने फुटिंग प्रोवाइड करनी है, एक फुटिंग जहाँ पे प्रोवाइड करनी है और दूसरी करनी है जहाँ पे, ठीक है। डिस्टेंस कम है, स्पेसिंग भी कम है, डिस्टेंस भी कम है। उससे क्या हो रहा है कि जो मेरी जो फुटिंग है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। तो दोनों को अलग अलग बनाने से बेटर ये है कि आप एक ही फुटिंग को में दो कॉलम लगा दो, तो उसे हम कहते हैं कंबाइन फुटिंग, ठीक है। और जो हमारी कंबाइन फुटिंग होगी वो आपकी रेक्टेंगुलर ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में होती है। डायग्राम में देख लीजिए फिर से, यहाँ पे ग्राउंड सरफेस आ गई, यहाँ पे जो वन कॉलम सेकंड कॉलम नीचे आ गई इसकी फुटिंग। तो अगर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फुटिंग प्रोवाइड करते, दोनों डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट फुटिंग प्रोवाइड करते, तो फुटिंग क्या करनी थी, ओवरलैप कर जानी थी। इसलिए हमने क्या किया कि दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया एक ही फुटिंग में, इसे हम कहते हैं कंबाइंड फुटिंग। स्ट्रैप और कैंटिलीवर फाउंडेशन। स्ट्रैप फुटिंग कंसिस्ट ऑफ टू आइसोलेटेड फुटिंग कनेक्टेड विद द स्ट्रक्चरल स्ट्रैप। तो स्ट्रैप फुटिंग क्या होती है, दो आइसोलेटेड फुटिंग को आपस में कनेक्ट किया जाता है, जिस और उसको कनेक्ट करने के लिए क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रैप की हेल्प लेते हैं। द स्ट्रैप कनेक्टिंग द टू फुटिंग सच दैट दे बिहेव एज वन यूनिट। जो हमारा स्ट्रक्चरल स्ट्रैप जो होता है वो दोनों फुटिंग को इस तरह से कनेक्ट कर लेता है कि दोनों जो फुटिंग्स हैं एक यूनिट की तरह बिहेव करती हैं। द स्ट्रैप एक्ट एज ए कनेक्टिंग बीम एंड डज नॉट टेक एनी सोयल रिएक्शन। जो हमारा स्ट्रैप जो है वो एक कनेक्टिंग बीम की तरह काम करता है और उस पर कोई भी सोयल रिएक्शन नहीं होती। द स्ट्रैप इज डिजाइंड एज रिजर्व बीम। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। सपोज करो जहाँ पे मेरे पास ये एक फुटिंग है, एक फाउंडेशन है, और जहाँ पे आ गई मेरे पास एक फुटिंग, इसी तरह जहाँ पे एक कॉलम है और जहाँ पे आ गई इसकी एक फुटिंग। अब इनको क्या करूँगा, मैं दोनों को स्ट्रैप के थ्रू कनेक्ट कर दूँगा। जाएगा मेरा यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्ट्रैप जिसे कहते हैं, हम इस दोनों को क्या करते हैं, स्ट्रैप के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। और इस जितना भी लोड होगा इस कॉलम पे या इस कॉलम पे आएगा, इस पे कोई भी लोड नहीं आता है। जो सिर्फ क्या करता है, दोनों को ऐसे कनेक्टिंग मेंबर का काम करता है, दोनों फुटिंग को आपस में कनेक्ट करके रहता है। जब जब दोनों फुटिंग आपस में कनेक्ट हो जाएंगी तो दोनों फुटिंग जो है एक ही यूनिट की तरह बिहेव करती हैं। और जहाँ पे जो हमारा जो स्ट्रक्चरल स्ट्रैप जो है इसका हम जो हमारे रिजर्व बीम की तरह होता है, उसका डिज़ाइन जो होता है आरसीसी में रिजर्व बीम की तरह ही किया जाता है। स्ट्रैप फुटिंग इज़ मोर इकोनॉमिकल दैन ए कंबाइंड फुटिंग। जो हमारी स्ट्रैप फुटिंग है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है एज़ कम्पेयर टू कंबाइंड फुटिंग। कब इकोनॉमिकल होगी, जब मेरे पास लो लेवल सॉइल प्रेशर इज़ हाई होगा। लो लेवल सॉइल प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो डिस्टेंस होगा दोनों फुटिंग्स का वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पाया जाएगा। एक फुटिंग से दूसरी फुटिंग का जो डिस्टेंस होगा काफ़ी ज़्यादा लार्ज होगा। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रैप फुटिंग या कैंटिलीवर फाउंडेशन का इस्तेमाल वहाँ पे हम करते हैं। और किस केस में करेंगे, जहाँ पे जो लोअर सॉइल प्रेशर रिलेटिवली हाई होता है। तो लोअर सॉइल प्रेशर का मतलब होता है कि ऐसा मैक्सिमम परमिसिबल प्रेशर होता है फाउंडेशन सॉइल का, जो क्या करती है हमारी सॉइल को फेलियर होने के, जो क्या करती है सॉइल को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट रैप्चर। उसे हम कहते हैं लोअर सॉइल प्रेशर। मैट और राफ्ट फाउंडेशन। ये मैट, जब मैट से समझ आओगे आप, और राफ्ट फाउंडेशन इज़ ए लार्ज स्लैब। एक मैट जहाँ राफ्ट फाउंडेशन की होती है एक लार्ज स्लैब होती है, जो क्या करती है नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ वॉल्स को क्या करती है, नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ वॉल्स को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। ए मैट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन लोअर सॉइल प्रेशर इज़ लो। हमें मैट की जरूरत तब पड़ती है जब सॉइल का लोअर प्रेशर कम हो, जहाँ फिर वेयर द कॉलम एंड वॉल आर सो क्लोज दैट इंडिविजुअल फुटिंग। जहाँ फिर कॉलम्स जहाँ वॉल्स जो होंगी इंडिविजुअल फुटिंग के काफ़ी क्लोज होंगी, और उससे वजह से क्या होगी, जो फुटिंग होगी हमारी ओवरलैप होने के चांसेस रहते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं, मैट फुटिंग का इस्तेमाल करते हैं। मैट फाउंडेशन आर यूजफुल इन रिड्यूसिंग द डिफरेंशियल सेटलमेंट इन नॉन होमोजेनियस सॉइल। जो मैट फाउंडेशन है वो डिफरेंशियल सेटलमेंट को कम करने में हेल्प करती है इन केस ऑफ नॉन होमोजेनियस सॉइल। ऐसी नॉन होमोजेनियस सॉइल का मतलब हो गया ऐसी सॉइल जो सेम काइंड्स की नहीं हो, जिसमें मल्टीपल नंबर ऑफ सॉइल्स पाई जाएँ, जो एक सेम काइंड की सॉइल नहीं, उसे हम कहते हैं नॉन होमोजेनियस सॉइल। वेयर देयर इज ए लार्ज वेरिएशन इन द लोड्स ऑन इंडिविजुअल कॉलम। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं
इस डायग्राम में देखिए मेरे पास कितना 5 कॉलम्स हैं। तो सपोज करो कि हर एक कॉलम्स का लोड डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मैट या राफ्ट फाउंडेशन का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे डायग्राम में देखिए आप 5 कॉलम्स हैं यहाँ पे और उनके लिए एक ही फुटिंग का इस्तेमाल किया गया, उसे हम कहते हैं मैट या राफ्ट फुटिंग। डेप्थ एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। तो फर्स्ट हमारे पास आता है डेप्थ ऑफ टॉप सॉइल, फ्रोस्ट डेप्थ, जोन ऑफ सॉइल वॉल्यूम चेंज, वाटर लेवल, अंडरग्राउंड डिफेक्ट्स, रूट होल्स, मिनिमम डेप्थ। लेट्स स्टडी वन बाय वन। डेप्थ ऑफ टॉप सॉइल। तो डेप्थ ऑफ टॉप सॉइल में हम क्या करेंगे, द फुटिंग शुड बी लोकेटेड बिलो द टॉप सॉइल कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच इज इवेंचुअली डिकम्पोज। हमें पता है कि जब हम जो फुटिंग जो प्रोवाइड करेंगे वो हम टॉप सॉइल के नीचे ही लेके जाएंगे उसको, क्योंकि टॉप सॉइल पे हम इसलिए प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि टॉप सॉइल पे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक्स मैटर प्रोवाइड किए जाते वहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो डिकम्पोज होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। सपोज करो जहाँ पे मेरे पास ग्राउंड सरफेस है, जे मेरी ग्राउंड सरफेस आ गई, ठीक है। अब इसके ऊपर तो मैं फुटिंग कर नहीं सकता, तो फुटिंग मुझे कहाँ इसकी डेप्थ के बिलो द ग्राउंड सरफेस जाना पड़ेगा जहाँ पे मैं फुटिंग करूँगा अपनी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है द टॉप सॉइल शुड बी रिमूव्ड ओवर एन एरिया स्लाइटली लार्जर देन द फुटिंग। तो जहाँ पे जो अगर मैं फुटिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने 2x1 की, मतलब कि 2 मीटर आ गई उसकी विड्थ और 1 मीटर आ गई उसकी डेप्थ, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि जहाँ पे आ गई इसकी ग्राउंड सरफेस, तो मुझे क्या करना है कि ग्राउंड सरफेस पे जो एरिया मुझे क्लियर करना है, जो साफ़ करना है, जहाँ से मैंने काम वर्क शुरू करना है अपना, वो उसको मैं 3 मीटर तक साफ़ कर लूँगा अच्छे से ऊपर से, ताकि नीचे जो मेरी फुटिंग में कोई भी गंदगी ना जाए, किसी प्रकार के कोई भी अनवांटेड मटेरियल मेरी फुटिंग में नहीं जाना चाहिए। इसलिए करूँगा उसको लार्ज एरिया में से अच्छे से गंदगी रिमूव कर लूँगा और फिर मैं अपना वर्क वहाँ पे शुरू करूँगा। फ्रोस्ट डेप्थ। द फुटिंग शुड बी कैरिड बिलो द डेप्थ ऑफ फ्रोस्ट पेनिट्रेशन। जहाँ पे ध्यान दे, डेप्थ ऑफ फ्रोस्ट पेनिट्रेशन। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे ग्राउंड सरफेस है, स्नोफॉल हुई, यहाँ पे स्नोफॉल हुई, हाँ होगी स्नोफॉल यहाँ पे। फिर क्या हुआ कि स्नोफॉल जब मेरा जहाँ पे स्नो पड़ी, जब ये मेल्ट होगी तो उसका वाटर जो होगा पेनिट्रेट करेगा सॉइल के अंदर। तो मुझे अपनी फुटिंग की इतनी डेप्थ रखनी है कि जो मेरा पेनिट्रेट वाटर हो रहा है आइस का, वो मेरी फुटिंग के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना डाले, उससे दूर रहे वो। इफ़ द फुटिंग इज लोकेटेड एट इनसफिशिएंट डेप्थ, it would be subjected to frost damage due to formation of ice lenses and consequent frost heaves। अगर मेरी फुटिंग सपोज करो जहाँ पे है और जहाँ पे जो मेरा आइस वाटर आइस वाटर रीच कर रहा है मेरी फुटिंग के पास, तो मतलब क्या होगा कि मेरी फुटिंग की क्या है, यहाँ पे इनसफिशिएंट डेप्थ है। तो इससे क्या होगा कि जो मेरी फुटिंग है उसके डैमेज होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि जहाँ पे आइस लेंसेज बन जाएंगे, क्योंकि जब आइस पानी जहाँ पे पहुँच जाएगा, नीचे पहुँच जाएगा, और गर्मी सर्दियों के दिनों में फिर से वो क्या हो जाएगा, आइस बन जाएगी उसकी। तो उससे क्या होगा कि जहाँ पे मेरी जो फुटिंग है वो डैमेज होगी। ड्यूरिंग समर, अगर हम गर्मी में बात करें, थॉइंग अकर्स। थॉइंग का मतलब क्या होता है कि बर्फ़ का पिघलना, किस चीज़ का पिघलना। थॉइंग अकर्स फ्रॉम टॉप डाउनवर्ड्स, टॉप से वो डाउनवर्ड ही जाएगी। एंड द मेल्टेड वाटर, और जो मेल्टेड वाटर जो हमारा इसका पिघला हुआ पानी है, वो क्या होगा, सॉइल के अंदर एंट्रैप्ड हो जाता है, वो सॉइल के अंदर फंस जाता है आके। उससे क्या रहता है आपका, एज द सॉइल वाटर फ्रीज एंड मेल्ट्स। जैसे ही मेरा जो वाटर जहाँ पे प्रेजेंट रहेगा आइस की वजह से, मेल्टेड आइस की वजह से, तो जहाँ तो वो क्या करेगा, फ्रीज करेगा। सर्दियों में क्या होगा, फ्रीज होगा। गर्मियों में क्या होगा, मेल्ट होगा। जब मेरा वाटर जहाँ पे फ्रीज करेगा तो वो क्या करेगा, मेरी फाउंडेशन को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका जो वॉल्यूम होगा पानी का वो बढ़ जाएगा, और मेरे वो जो फाउंडेशन है उसको क्या करेगा, लिफ्ट करेगा ड्यूरिंग कोल्ड वेदर। वैन जब समर वेदर आ जाएगा, जब गर्मी आ जाएंगी, तो वो आइस क्या होगी, मेल्ट होगी, और वो मेरी फाउंडेशन क्या होगी, नीचे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। इससे क्या होता है कि मेरी फाउंडेशन कभी लिफ्ट हो रही है, कभी ड्रॉप हो रही है, उसकी शेयर स्ट्रेंथ भी कम हो रही है, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ कम हो रही है क्योंकि वहाँ पे उसका वाटर कंटेंट बढ़ रहा है। टू प्रिवेंट द फ्रोस्ट डैमेज, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे फाउंडेशन के ऊपर कोई भी फ्रोस्ट डैमेज ना हो, तो फुटिंग शुड बी प्लेस्ड बिलो द फ्रोस्ट डेप्थ। तो मेरी जो फुटिंग है वो फ्रोस्ट डेप्थ के नीचे होनी चाहिए, कम से कम 1 मीटर, जहाँ कम से कम 1 मीटर, जहाँ पे फ्रोस्ट यहाँ पे आ रही है तो इससे 1 मीटर जाके, यहाँ पे 1 मीटर नीचे डेप्थ में आके, जहाँ पे मुझे क्या करनी है, फुटिंग करनी है, ठीक है। अगर ज़्यादा कोल्डर क्लाइमेट है, जहाँ पे ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इस डेप्थ को बढ़ा भी सकते हैं, 1.5 मीटर 2 मीटर तक ले सकते हैं इसको।
जोन ऑफ सॉइल वॉल्यूम चेंज। कुछ साइल्स होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा हाई प्लासिटी होती हैं, वो क्या होती है, हाईली प्लासिटी होती है। जैसे कि हम बात करते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल की। तो ब्लैक कॉटन सॉइल क्या होता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम चेंज करती है वो। अगर वो सॉइल ड्राई होगी, अगर मेरी ब्लैक कॉटन सॉइल ड्राई होगी तो वो क्या करेगी, वो श्रिंक करेगी, श्रिंक करने से सिकुड़ जाएगी वो। अगर वो वेट होगी तो काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो जाएगी, श्रिंक करेगी तब भी उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर स्वेल करिए तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। द वॉल्यूम चेंजेस आर जनरली ग्रेटेस्ट नियर द ग्राउंड सरफेस एंड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग द डेप्थ। और जो मेरी ब्लैक कॉटन सॉइल जो है, इसका जो वॉल्यूम है, ग्राउंड सरफेस है, तो जहाँ पे इस एरिया पे इसका वॉल्यूम जो होगा वो ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। बट जैसे हम डेप्थ नीचे जाते जाएंगे और नीचे जाते जाएंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वॉल्यूम चेंज करने की, वो कम होती जाती है जैसे कि हमारी डेप्थ इंक्रीज करती जाएगी। लार्ज वॉल्यूम चेंज beneath द फुटिंग में कॉज अल्टरनेट लिफ्टिंग और ड्रॉपिंग। अगर इस जहाँ पे हम फुटिंग कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि जो मेरी ब्लैक कॉटन सॉइल जो है, ठीक है, वो क्या करे, कभी वॉल्यूम उसका बढ़ रहा है, कभी वॉल्यूम उसका कम हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, हमारी फुटिंग में कभी ड्रॉप हो रही है, कभी लिफ्टिंग हो रही है। तो उससे क्या हो रही है, हमारी फुटिंग में डैमेज हो रही है। वाटर लेवल, तो वाटर लेवल द फुटिंग शुड बी प्लेस्ड अबव ग्राउंड वाटर लेवल एज फार एज पॉसिबल। द प्रोसेस ऑफ ग्राउंड वाटर with the soil immediately around the footing in undesirable as it reduces the bearing capacity of soil and there are difficulties during construction। तो जहाँ हम बात करते हैं, आपको मैं फिगर के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे जो हमारा क्या ग्राउंड सरफेस आ गया यहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास आ गया वाटर टेबल, जो क्या आ गया, वाटर टेबल आ गया मेरे पास जहाँ पे। अब क्या होगा, इन केस अब ड्राई सीजन की बात करें तो ड्राई सीजन में क्या होगा, जहाँ पे पानी जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसका लेवल कम हो जाता है, तो जो क्या कर जाएगा, जहाँ से नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है, जहाँ से नीचे चला जाएगा। जब रेनी सीजन आएगा तो सॉइल क्या करेगी, वाटर ऑब्जॉर्व करेगी। और जब वाटर वो कहाँ पहुँचेगा, हमारे अंडरग्राउंड वाटर लेवल के पास पहुँचेगा, तो वो क्या कर रहा है, वाटर लेवल जो होगा उसका वो राइज होना शुरू कर जाएगा। वो क्या कर जाएगा, राइज होना शुरू हो कर जाएगा। तो जब भी मुझे यहाँ पे फुटिंग प्रोवाइड करनी है तो मुझे ये ध्यान देना है कि जब मेरा ड्राई सीजन में वाटर लेवल कहाँ रहता है और रेनी सीजन में वाटर लेवल कितना अप होता है। तो मुझे यहाँ पे फुटिंग जो प्रोवाइड करनी है उसकी डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि चाहे ड्राई हो चाहे हमारा रेनी सीजन हो, तो मेरा जो यहाँ पे वाटर टेबल जो प्रेजेंट है उसका कोई भी इफेक्ट मेरी फुटिंग पे ऊपर ना पड़े। अगर इसका इफेक्ट फुटिंग के ऊपर पड़ता है तो फुटिंग की बेरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। अंडरग्राउंड डिफेक्ट्स, तो अंडरग्राउंड डिफेक्ट्स की बात हम करें, द डिफेक्ट्स ऑफ फुटिंग इज आल्सो अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अंडरग्राउंड डिफेक्ट्स। तो हमारी फुटिंग की डेप्थ के ऊपर इफेक्ट डालते हैं जो हमारे अंडरग्राउंड डिफेक्ट्स हैं, जैसे कि फॉल्ट्स हैं, केव्स या माइंस हैं। तो केव्स हमें पता है गुफाएं होती हैं, माइंस, ठीक है। और फॉल्ट्स क्या होता है कि लार्ज इन्फ्लुएंस द मैकेनिकल बिहेवियर, कि सॉइल का मैकेनिकल बिहेवियर क्या है। इफ़ देर आर मैन मेड डिसकंटिन्यूटीज़, अगर कोई मैन मेड डिसकंटिन्यूटीज़ हैं जो हमारी आर्टिफिशली हैं, जैसे कि सीवर लाइन अंडरग्राउंड जा रही है, वाटर पाइप्स अंडरग्राउंड जा रही हैं, वाटर मेन्स अंडरग्राउंड जा रहे हैं, या अंडरग्राउंड केबल्स जा रही हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे मैन मेड डिसकंटिन्यूटीज़ हैं उनको हम वहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं। अगर हमें शिफ्ट करने में दिक्कत आ रही हो तो हम क्या करते हैं, फुटिंग को रीलोकेट कर सकते हैं, फुटिंग को हम कहीं और दूसरी जगह पे कर सकते हैं। रूट होल्स, इफ़ देर आर रूट होल्स, जहाँ कोई रूट होल्स हों, जहाँ कोई कैविटीज़ हों, तो रूट होल्स कैसे बनेगी, जो हमारे बड़े बड़े पुराने वृक्ष होते हैं उनकी रूट्स की वजह से। जहाँ कैविटीज़, तो कैविटीज़ की फॉर्मेशन कैसे होती है, बोरोइंग्स एनिमल। बोरोइंग्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, होल डिग करते हैं ग्राउंड में, ठीक है, जहाँ कुछ ऐसे वॉर्म्स होते हैं। द फुटिंग शुड बी प्लेस्ड बिलो सच ए जोन ऑफ वीकेंड सॉइल। तो सपोज करो ग्राउंड सरफेस जहाँ पे रूट होल्स आ गई है, ठीक है, जे क्या आ गया आपके पास, जो हमारे होल डिग किए हैं किसी वॉइंग एनिमल्स ने या वॉर्म्स ने, तो जे सेक्शन जो होगा इसका हम कंसिडर करेंगे कि हमारा क्या आएगा, वीकेंड सॉइल सेक्शन आ जाएगा। अब मुझे जो फुटिंग प्रोवाइड करनी है वो इससे नीचे होनी चाहिए, हमारी फुटिंग इससे नीचे होनी चाहिए, ठीक है। ताकि मिनिमम डेप्थ अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 1904 इन 1978 स्पेसिफाई दैट ऑल फाउंडेशन, ध्यान दो यहाँ पे मैंने बोला दैट ऑल फाउंडेशन
शुड एक्सटेंड टू ए डेप्थ एट लीस्ट 50 सेंटीमीटर बिलो द नेचुरल ग्राउंड सरफेस। ये हमारे पास क्या आ गई, नेचुरल ग्राउंड सरफेस आ गई। अब हमने क्या करना है, जितने भी फाउंडेशन जो हैं वो कम से कम नेचुरल ग्राउंड सरफेस से नीचे उसकी जो डेप्थ जहाँ से हम वर्क स्टार्ट करना है वो 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब 50 सेंटीमीटर के बाद ही हमने क्या करना है, नीचे अपनी फुटिंग बनाना शुरू करनी है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाउ एवर इन केस ऑफ रॉक्स ओनली टॉप सॉइल शुड बी रिमूव्ड एंड सरफेस शुड बी क्लीन्ड। हो सकता है कि कहीं हम फुटिंग कर रहे हो और वहाँ पे जो सॉइल है काफ़ी रॉकी सॉइल्स है वहाँ पे, तो हम इसलिए क्या कर सकते हैं, वहाँ पे सॉइल को रिमूव करें और क्लीन करें, वहाँ पे हम कहते हैं फुटिंग का काम शुरू कर सकते हैं अगर इनकी जहाँ पे ग्रेव्स या रॉक्स प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे। दिस फार्मूला is derived from Indian Standard Code 1904 in 1978। DF मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, इस फार्मूले की हेल्प से हम क्या करते हैं, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू क्यू अपॉन गामा ब्रैकेट 1 माइनस साइन फाइव डैश अपॉन 1 प्लस साइन फाइव डैश का होल स्क्वायर। तो गामा क्या रहता है आपका, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, एंड क्यू, क्यू क्या रहता है आपका, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, कि हमारी फुटिंग के ऊपर लोडिंग की कितनी इंटेंसिटी है उसको हम डिवाइड करेंगे यूनिट वेट ऑफ सॉइल के साथ। तो ये हमारा वहाँ पे फार्मूला एप्लीकेबल है मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन के लिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।